हेलो मित्रों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद ऋषभ पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें बीच बीच में आपके एमसीक्यू वाले पोर्शन भी आएंगे। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे होंगे या जो अपने 9th के लिए पढ़ रहे होंगे, उन लोगों को इसमें बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति। हम पीछे प्रस्तावना पढ़ चुके थे। प्रस्तावना में हमने ये देखा था कि जो फ्रांसीसी क्रांति है उसमें लोग इकट्ठा हो रहे हैं सड़कों पर, मेल और फीमेल दोनों इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, जाकर के बास्टिल के किले को तोड़ दे रहे हैं और उनका जो आंदोलन था वो धीरे धीरे क्रांति का रूप ले रहा है। ठीक, तो कोई भी आंदोलन या कोई भी क्रांति एक दिन में नहीं होती है। ठीक, अगर आंदोलन या क्रांति हो रही है तो उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा। ठीक, वो रीजन क्या था या वो कारण क्या था, उस चीज को हम समझते हैं अपने इस चैप्टर से। चलिए तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि वो जो क्रांति हुई जिसके कारण लोग इतने गुस्सा में हो गए कि बास्तिल के कमांडर को मार दिया और वहां से 7 कैदी को रिहा कर दिए, बास्तिल का पूरा किला तोड़ दिए। ऐसा इतना भयंकर गुस्सा क्यों किया वो लोग आखिर? ठीक, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, वहां का समाज। अब यहाँ से जो लोग हैं ये क्या कर दे रहे हैं, कमांडर को मार दे रहे हैं, बास्तिल का किला तोड़ दे रहे हैं। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? इसके लिए हमको स्टार्ट करना है फ्रांसीसी समाज से। अगर आप लोगों ने लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है तो लेक्चर फर्स्ट जाकर देख लीजिए, फ्रांसीसी क्रांति नाम से लगा पड़ा है। ठीक है, पार्ट 1। चलिए होता क्या है, 1774 में 1774 में लुई 16वां, लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है। लुई 16 क्या बनता है? फ्रांस का राजा। अच्छा, उन दिनों फ्रांस में जो था वो राजतंत्र था। ठीक, अब बात यह है कि राजतंत्र क्या होता है। देखिए उस समय फ्रांस में क्या था? राजतंत्र था। राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन, राजा का शासन। उस समय फ्रांस में राजतंत्र चलता था और राजतंत्र का मतलब होता है राजा का शासन। मतलब राजा जो बोल देगा वो होगा। ठीक है, जितनी भी चीजें होंगी राज्य में राजा के कहने पर होंगी। ठीक है, तो वो था राजतंत्र। राजा कह दिया कि आज से किसी वस्तु की कीमत 5 रुपया बढ़ गई तो 5 रुपया बढ़ जाएगी। वो कहेगा अब 10 रुपया घट गई तो 10 रुपया घट जाएगी। मतलब जैसा वो कहेगा वैसा वहां के लोगों को मानना पड़ेगा। तो 1774 में लुई 16वां फ्रांस का राजा बनता है। इस समय इसकी उम्र जो थी, आयु जो थी वो 20 वर्ष थी। उम्र 20 वर्ष। और इसी समय इसका ब्याह हो जाता है रानी एंतोइनेट के साथ। एंतोइनेट, ठीक, अपने चौपट था, यही चौपट है। ठीक है, रानी एंतोइनेट के साथ। देखिए अभी पता चलेगा हम ऐसा काहे बोल रहे हैं। ठीक है, फिर आप लोग बताइएगा कि ठीक बोले हैं कि नहीं। गजब थी। चलिए ये देखते हैं। लुई 16वां फ्रांस का राजा बना। उस समय उसकी आयु 20 वर्ष थी और उसका ब्याह रानी एंतोइनेट के साथ हो जाता है। जब यह राजा बनता है तो जाता है राजकोष देखने। ठीक है, जब राजकोष देखता है तो इसको राजकोष खाली दिखता है। मतलब राजकोष मतलब जो खजाना जिसमें रखा जाता है। ठीक है, जहां पर खजाना होता है तो वो इसको क्या दिखता है? खाली दिखता है। अच्छा, और दिक्कत क्या था? फ्रांस के ऊपर जो था पहले से 2 अरब लिवरे का कर्ज था। पहले से 2 अरब लिवरे का कर्ज था। ये बना तो 10 अरब और चढ़ा दिया, 10 अरब लिवरे का कर्ज और हो गया। अब ये क्यों हुआ? तो पहले 2 अरब था, अब 10 अरब और कैसे बढ़ गया? देखिए तो हम देखते हैं कर्ज बढ़ने का रीजन क्या था। समझिए इसको, कर्ज बढ़ने का कारण। कर्ज बढ़ने का कारण यह था पहला कि जिस महल में रहता था वो था वर्साय का महल।
वर्साय का महल। ठीक, अब वर्साय का महल है तो महल का क्या करना है, रख रखाव। ठीक है, महल का रख रखाव। अगर राजा है तो राजा को क्या क्या करना पड़ेगा, राजा को अपने राज्य का विश्वविद्यालय चलाना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ का स्कूल देखना होगा, विद्यालय देखना होगा, वहाँ के हॉस्पिटल्स मतलब चिकित्सालय को देखना होगा। ठीक है, और भी जो अन्य संस्थाएं उन सबको देखना पड़ेगा, अन्य संस्थाएं। ठीक, तो इन अच्छा, और रीजन क्या था, तीसरा रीजन, युद्ध चल रहा था, युद्ध चल रहा था। ठीक है, और जो युद्ध चल रहा था तो फ्रांस ने अमेरिका के, इसके अमेरिका के 13 उपनिवेश को क्या कराया, 13 उपनिवेश को आजाद कराया। ठीक, अब देखिए किससे आजाद कराया, तो ब्रिटेन से। किससे, ब्रिटेन से। ठीक है, अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से क्या कराया, आजाद कराया। जब पहले जो ग्रेट ब्रिटेन जो ब्रिटेन था, ठीक है, जो ब्रिटेन था वो भारत पर ही नहीं कब्जा किया था, वो अन्य कंट्री पर भी कब्जा किया हुआ था। ठीक, तो ब्रिटेन ने अमेरिका पर भी कब्जा किया हुआ था। अब बात देखते हैं उपनिवेश क्या होता है। देखिए उपनिवेश एक शब्द है, इसका मतलब क्या होता है समझिएगा इसको। उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई एक घर है, ठीक है, ये कोई एक घर है और यहाँ पे कोई एक दूसरा घर है। ये ए घर है, ये बी घर है, नाम दे रहे हैं। ठीक, अब ए घर के लोगों ने बी घर पर कब्जा कर लिया। ठीक, और यहाँ पर अपना नियम कानून चला रहे हैं, अपना नियम कानून चला रहे हैं। ठीक है, तो जो बी है वो ए का क्या हो जाएगा, इसी को कहते हैं जो बी उपनिवेश। तो बी जो होगा वो ए का उपनिवेश होगा। जैसे हम मतलब किसी एक देश के लोग किसी दूसरे देश पर जाके कब्जा कर लेंगे, तो जो कब्जा करेगा, ठीक है, जो कब्जा करेगा यहाँ पर देखिए, सॉरी, जिस पर कब्जा होगा उसको हम उपनिवेश कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, उपनिवेश कहेंगे। तो उसी तरीके से ब्रिटेन ने किस पर कब्जा किया था, अमेरिका पर। तो अमेरिका के 13 उपनिवेशों को फ्रांस ने क्या कराया, आजाद कराया था। ठीक, तो इन सब चीजों में क्या हुआ था, कर्ज बढ़ गया था। इन्हीं सब कारणों से क्या हुआ, इन्हीं सब कारणों से कर्ज बढ़ा, इन्हीं सब कारणों से क्या हो गया, कर्ज बढ़ गया। ठीक, अच्छा चलिए देखते हैं आगे। अब इन्हीं सब कारणों से क्या हो गया, हाँ ठीक, यहाँ इन्हीं सब कारणों से क्या हो गया था, कर्ज बढ़ गया था। ठीक, अब जब कर्ज बढ़ गया तो राजा को ना दिक्कत हुआ कि भाई कर्ज बढ़ गया है। अच्छा, कर्ज बढ़ा तो एक चीज और था कि पहले जो देते थे, जो कर्ज देने वाले थे वो 5% टैक्स लेते थे। अब कह रहे हम 5% नहीं लेंगे, अब 10% लेंगे। अब 10% टैक्स चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे कर्ज बढ़ गया था तो जो कर्जदाता थे, जो कर्ज दे रहे थे, वो कहे कि अब हम 5% टैक्स नहीं लेंगे, अब हम कितना लेंगे, अब हमको 10% टैक्स चाहिए। ठीक, राजा और चिंता में पड़ गया। ठीक है, क्या है, एक तो 5% नहीं दिया रहा है, ऊपर से 10% चाहिए, इसका ब्याह भी हुआ एंटोनेट के साथ। ठीक, बेचारा इसको भी कहीं ले नहीं जा पा रहा होगा। इसका अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चल रहे आगे। ठीक है, अब एंटोनेट जी है, देखिए इनको, चलिए तो अब जब कर्ज बढ़ रहा है तो राजा क्या करेगा, देखिए कर्ज बढ़ रहा है, कर्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, कर्ज बढ़ता गया, विश्वास घटता गया।
ठीक। तो राजा क्या करेगा, कर्ज बढ़ेगा तो राजा क्या करेगा, सुनिए, कर्ज जैसे जैसे बढ़ रहा था राजा को चिंता हुआ कि भाई कर्जा दिलाएगा किसे, ठीक। तो ये क्या करता है कि थर्ड स्टेट वालों पे टैक्स थोपता है। अब हम बात करते हैं कि फ्रांसीसी समाज में स्टेट क्या होते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिएगा फ्रांसीसी समाज, ठीक है। देखिए फ्रांसीसी समाज को अगर हम बांटेंगे तो वो 3 भागों में बंटता है, ठीक है। एक होता है प्रथम स्टेट, एक है द्वितीय स्टेट और एक है तृतीय स्टेट। मतलब तृतीय माने तीसरा, तृतीय स्टेट, ठीक। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। जो स्टेट वर्ड है, ठीक है, स्टेट, स्टेट नहीं स्टेट, स्टेट जो था ये हैसियत को बताने का एक तरीका था, हैसियत को बताने का क्या था, तरीका, ठीक। अब देखिए पहले स्टेट में क्या था, इसमें आते थे, प्रथम स्टेट में पादरी आते थे, दूसरे स्टेट में सामंत टाइप के लोग आते थे, और तीसरे स्टेट में जो बच गए अन्य। अब अन्य में देखिए किसान भी थे, डॉक्टर भी थे, वकील भी थे, ठीक है, मजदूरी करने वाले भी थे, सभी लोग थे, ठीक है। बात समझ में क्या, हालांकि सब लोग सम्माननीय है, शिक्षक भी थे, सब लोग थे, ठीक है। अब अन्य वाले में 2 कैटेगरी आप देख सकते हैं, इसमें कुछ अमीर व्यक्ति भी है और कुछ गरीब भी है, ठीक। पादरी देखिए, पादरी कौन थे, पादरी वो थे जो चर्च से संबंधित थे, जो किससे संबंधित थे, चर्च से संबंधित, ठीक। सामंत कौन थे, सामंत वो थे जिनके पास जमीनें थी, जिनको राजा क्या दे देते थे, जमीन दे देते थे, ले जाओ, ठीक है, जिनको राजा जमीन देते थे। और इन जमीन पर सामंत, किसकी जमीन पर, सामंत की जमीन पर किसान काम करते थे, किसान कार्य करते थे, ठीक। अब जिस किसान का अपना जमीन है वो अपनी जमीन पे तो काम करेगा ही करेगा, ठीक, लेकिन साथ में उसको हफ्ते में 1 से 2 दिन सामंत की जमीन पर भी जाकर के काम करना पड़ता था, ठीक है। तो वो चीज था। थर्ड स्टेट में ये सारे लोग थे। अब देखिए जो पादरी थे, पादरी मतलब जो चर्च से संबंधित थे, ठीक है, वो इनको ना पोप कहते थे, इनको क्या कहते थे, पोप, पी, पोप, ठीक है। ये क्या करते थे, अब देखिएगा थोड़ा सा उस समय का आप एक चीज देखिएगा कि उस समय अज्ञानता कितनी ज्यादा थी, ठीक है। पोप कहते थे कि हम तुम्हारा पर्चे से पाप काट देंगे, ठीक है, हम तुम्हारा पर्चे से क्या कर देंगे, पाप काट देंगे। तो जो व्यक्ति था वो जो व्यक्ति था वो कहता था ठीक है एक पर्चा दीजिए, और जैसे इसे कुछ लेके रखे होंगे, ठीक है, उसमें अपना कागज वगैरह रखे थे। अब कहेंगे हम आपका पर्चे से पाप काट देंगे, पर्चा उठाओ तुम्हारा पाप कट जाएगा। और लोग भी इस बात को मान लेते थे कि पर्चा से पाप कट जाता है, मैं समझ में, पर्चा से पाप कट जाता है, लोग भी इस बात को मान लेते थे। अब अपना अपना विश्वास है, जैसा उन लोग माने, ठीक। चलिए, तो चर्च से संबंधित लोग थे, उन लोग को पोप कहा जाता था। पोप कहते थे कि हम आपका पाप खत्म कर देंगे, आपने जितना पाप किया होगा, ठीक है, वो आपका खत्म हो जाएगा। नहीं तो ऊपर जब जाएंगे सब ऊपर ही, मतलब नीचे सब डर ही रहे थे, ऊपर ही जाने पर डरवा रहे थे कि ऊपर जाओगे तुमको भगवान कड़गिया में फ्राई मारेंगे, ठीक है, बात समझे, डंडा से मारेंगे, ठीक। गर्म पानी की नदी में डाल के नहवाएंगे, ऐसा ऐसा जिसे चलता है ना, जैसे नरक में जाने पे जो होता है वही सब बोल रहे थे, ठीक है। तो अब दिक्कत ये था कि लोग भी सोच नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो ठीक, तो ये हो गया पोप का बात। अब आगे बात करते हैं सामंत। सामंत के पास जमीन बहुत ज्यादा थी, ये क्या करते थे, किसानों से कार्य करवाते थे। और थर्ड स्टेट में अन्य लोग आते थे, इसमें अमीर भी थे गरीब भी थे। अब देखिए फ्रांसीसी समाज में तो ये 2 स्टेट है, पहला स्टेट और दूसरा स्टेट।
इन लोगों को टैक्स नहीं देना था, इन लोगों को टैक्स नहीं देना था, पूरा का पूरा टैक्स थर्ड स्टेट वाले देते थे। राजा पूरा का पूरा कर थर्ड स्टेट वालों से लेता था। अब बताइए, देखिए उस समय जो फ्रांस की जनसंख्या थी उस समय 90% किसान थे। 90% कौन था? किसान थे जनसंख्या में। अब किसान अमीर तो थे नहीं भाई, कुछ अमीर थे कुछ गरीब थे, ठीक, लेकिन अधिकतर जो किसान थे वो गरीब ही थे। तो पूरा का पूरा टैक्स तुम किससे ले रहे हो? गरीबों से ले रहे हो। जिनके पास है उनसे तुम ले ही नहीं रहे हो, पादरी से नहीं ले रहे हो, सामंतों से नहीं ले रहे हो, पूरा का पूरा टैक्स किससे ले रहे हो? थर्ड स्टेट वालों से। थर्ड स्टेट में भी जो थोड़ा सा रिच है उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गरीब है उनको क्या होगा? टैक्स देने में दिक्कत होगा, ठीक। अब चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए देखिए थोड़ा सा हम क्लासिफाई करें तो उसमें 90% जो लोग थे, 90% जो थे वो किसान थे, ठीक। 60% जमीन जो थी वो पादरी के पास, सामंत के पास, और जो अमीर थे थर्ड स्टेट में, जो अमीर लोग थे थर्ड स्टेट वाले में, उनके पास थी। और जो 40% लोग थे, ठीक है, इनके पास जमीन ज्यादा, 40% जमीन जो थी, 60% जमीन इनके पास थी, 40% जमीन किसानों के पास थी जो गरीब थे, ठीक। अच्छा, अब ये जो किसान है, ठीक है, जो थर्ड स्टेट वाले हैं, तृतीय स्टेट वाले, इन लोग से टैक्स लिया जाता था, और वो भी एक दो टाइप का नहीं, कई टाइप का टैक्स लेते थे। मतलब मेन तो दो टाइप का था, और बाकी सारे कई अप्रत्यक्ष कर भी लगाए जाते थे, ठीक। उसको भी देखिए, समझिएगा थोड़ा सा। ये सब आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, ठीक है, इसका नोट्स नहीं मिलेगा, हिस्ट्री है, इसको समझिए। देखिए थर्ड स्टेट में एक था टाइड, एक था टाइड। जो टाइड था ये चर्च को दिया जाने वाला कर था, चर्च को दिया जाने वाला कर। अगर चर्च को दिया जा रहा है तो ये एक धार्मिक कर है। टैक्सवा नहीं देते थे सब, तब वो डरवाते थे कि बुझा जाओगे, फुका जाओगे, ठीक है, ऐसे बात समझे। तो दिक्कत यही था कि टैक्स ना देने पर डरवाते थे, जिसके कारण लोग क्या करते थे, टैक्स वैक्स दे देते थे कि ऊपर जाने पे कोई दिक्कत ना हो, बलों से नीचे दिक्कत हो जाए, ठीक। टाइल क्या था? ये राज्य को दिया जाने वाला कर था, राज्य को दिया जाने वाला कर, ठीक। अच्छा, इसके अलावा थर्ड स्टेट वालों से कई अप्रत्यक्ष कर भी लिए जाते थे, कई अप्रत्यक्ष कर भी लिए जाते थे। जैसे एक एग्जांपल दें तो नमक जैसी खाने की वस्तु पर भी, नमक जैसी खाने की वस्तु पर भी क्या लिया गया? टैक्स लिया जाता था, ठीक। अच्छा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? प्रत्यक्ष कर मतलब जो हम सामने से आपसे बोल के ले रहे हैं, ठीक है, कि भाई जैसे और हम बोल दें कि आप क्या करिए, आप टोल टैक्स दीजिए, ठीक है। टोल टैक्स मतलब जो रोड गवर्नमेंट बनाती है, तो गाड़ी वाड़ी जब जाते हैं ना, थ्री व्हीलर से पार जाए, मतलब फोर व्हीलर या ट्रक रोक जाती है, तो उन लोग को रोक करके टोल टैक्स लिया जाता है कि आप इस सड़क का यूज कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसमें पैसा लगाइए, आप यहाँ से क्या करिए, टोल टैक्स दीजिए, तो वो बोल करके लिया जाता है। अब ये जो मार्कर है, मार्कर जब लेने गए, ठीक है, तो यहाँ पे हमसे डायरेक्ट मार्कर का दाम लिया, जबकि इसमें इंक्लूड है टैक्स, ठीक। टैक्स क्या है इसमें? इंक्लूड है, लेकिन हमसे इसमें टैक्स बोल के नहीं लिया है, तो वो टैक्स जो है इनडायरेक्ट ले लिया गया है हमसे, ठीक है। तो अगर टैक्स पता चल रहा है कि हम कितना दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट है, पता ही नहीं चल रहा है कितना टैक्स दिए तो इनडायरेक्ट है। हालांकि इसमें लिख देता है कि इतना टैक्स क्या है, इंक्लूडेड है।
समझा गया। तो कई सारे थर्ड स्टेट द्वारा प्रत्यक्ष कर भी दिए जा रहे थे और अप्रत्यक्ष कर भी दिए जा रहे थे। चलिए, अब इसी समय क्या होता है, राजा द्वारा जो इतना टैक्स बढ़ा दिया जाता है जिसके कारण लोगों को बहुत दिक्कत होता है, लोगों में जो गरीब थे। अब देखिए, तो देखिए टैक्स बढ़ रहा है, इससे गरीबों को क्या होगी, इससे गरीब व्यक्ति को समस्या होगी, गरीब व्यक्ति को क्या होगी, समस्या। ठीक, वो क्या समस्या होगी, जैसे मान लीजिए टैक्स बहुत ज्यादा हो गया, ठीक, तो गरीब व्यक्ति क्या कर पाएगा, गरीब व्यक्ति भोजन वहन नहीं कर सकेगा, भोजन नहीं ले पाएगा, ठीक है, भोजन नहीं ले पाएगा, भोजन नहीं ले पाएगा तो इसको क्या होगा, इसको वीकनेस आएगा, कमजोरी आएगी, ठीक, कमजोरी के कारण वो क्या होगा, रोगी बनेगा और फिर इसकी मृत्यु होगी। तो ये होगा। लेकिन ये जो टैक्स बढ़ रहा है इसके साथ में एक चीज और हो रहा है, उस चीज को भी हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक, देखिए टैक्स बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, इसके पहले एक हम बात करते हैं जीविका संकट के बारे में। ठीक है, देखिए जीविका संकट क्या थी, एक समय है 1715, इस समय जनसंख्या है 2.3 करोड़। ठीक, फिर आता है 1784, इस समय जनसंख्या बढ़ करके हो जाती है, कितना हो जाती है, 2.8 करोड़। 2.3 से 2.8 करोड़ का जो डिफरेंस आया है, इसमें क्या क्या होगा, देखिए जनसंख्या बढ़ेगी, जमीन तो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है, अनाज, देखिए जो भूमि थी, भूमि नहीं बढ़ रही, भूमि नहीं बढ़ रही, लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है, भूमि नहीं बढ़ रही लेकिन जनसंख्या, पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है इस, ठीक, अब भूमि नहीं बढ़ रही, इसका मतलब क्या हुआ कि अनाज पहले जितना हो रहा था, पहले जितना हो रहा था अभी भी उतना ही होगा, अभी भी उतना ही होगा, कोई बढ़ा नहीं, है ना, तो पहले जितना अनाज हो रहा था अभी भी उतना ही होगा। हाँ, पॉपुलेशन बढ़ने से हो सकता है भूमि घट गई हो, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, रहने के लिए घर बनाएंगे, उस घर बनाने में थोड़ा सा एरिया लोग लेंगे, ठीक है, भूमि उमी लेंगे घर बनाने के लिए, हो सकता है जमीन कम पड़ा हो, ठीक है, लेकिन हम इस बात का भी चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम मान ले रहे हैं कि भूमि जितनी थी उतनी है, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक, तो भूमि नहीं बढ़ रही है, भूमि नहीं बढ़ेगी तो अनाज जितना पहले हो रहा है उतना ही अभी भी होगा, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, और अनाज, अनाज आज नहीं, अनाज, अनाज नहीं बढ़ेगा तो होगा क्या, जनसंख्या बढ़ रही है, ठीक, अनाज नहीं बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो होगा क्या, अनाज की कमी होगी, अनाज की कमी होगी। भाई जनसंख्या बढ़ रही है डेली डेली, ठीक, भूमि नहीं बढ़ रही है, भूमि नहीं, अनाज जितना पहले हो रहा है अभी भी उतना ही हो रहा है, अनाज पहले जितना था, जैसे मान लीजिए पहले 50 कुंटल हो रहा था, तो अभी भी 50 कुंटल हो रहा है, लेकिन पहले 50 कुंटल को 2.3 करोड़ लोग खाते थे, अब 50 ही कुंटल को 2.8 करोड़ लोगों को खाना है, तो थोड़ा सा कम तो बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसा ही है, जैसे मान लीजिए आपका एक घर है, आपके इस घर में 10 लोग रह सकते हैं, घर में 10 लोग रह सकते हैं, अचानक 25 लोग चल आए तो घर तो नहीं बढ़ा, लोग बढ़ गए, अब रहने में क्या होगा, दिक्कत होगा। वही कंडीशन यहाँ भी है कि अनाज नहीं बढ़ा, लोग बढ़ गए, तो अनाज में क्या होगी, कमी होगी, अनाज जब कम पड़ेगा तो
उसको महंगा बेचना पड़ेगा। अनाज जब कम होगा तो महंगा बिकेगा, ठीक है। जैसे कोई चीज कम पड़ता है, देखिए जब किसी चीज का मांग अधिक हो, सॉरी उत्पादन अधिक हो, सॉरी उत्पादन कम हो और मांग अधिक हो, ठीक है। उत्पादन कम हो रहा है, कम बन रहा है, लेकिन डिमांड उसका ज्यादा है, तो उसका रेट ऑटोमेटिक ग्रो कर जाता है, रेट बढ़ जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। तो अनाज कम है, अनाज क्या है, अनाज कम है, लेकिन अनाज तो सबको चाहिए, तो मांग सब रहा है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए अनाज को महंगा बेचना पड़ेगा। इसलिए अनाज की कमी होने के कारण अनाज क्या हो जाएगा, महंगा। अब अनाज जब महंगा होगा तो इसको कौन खरीद पाएगा, इसको अमीर ले सकते हैं, अमीर खरीद पाएंगे, गरीब नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। अच्छा इस ऐसा भी क्यों हुआ है, ऐसा भी इसलिए हुआ है क्योंकि डेली का, देखिए जो मजदूर वर्ग है या जो काम करने वाले हैं, ठीक है, इनके साथ दिक्कत क्या है, तो मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ रही है, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही है। तो मजदूरों के साथ और बड़ी समस्या है कि भाई खाएंगे कैसे, महंगाई बढ़ रही है, हमारी मजदूरी बढ़ ही नहीं रही है। महंगाई बढ़ रही है तो हमारी मजदूरी बढ़ाओ, महंगाई अगर बढ़ रही है तो हमारी मजदूरी भी बढ़ाइए कि हम उस मतलब हम क्या कर सके, कम से कम खाना तो खा सके, ठीक है। तो अब जो थर्ड स्टेट में जो गरीब लोग थे, ठीक है, उनके साथ जीविका संकट, उनके साथ एक स्थिति उत्पन्न होती है कि वो अब जीवित रहने के लिए उनके पास न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ रहे हैं। भाई जीवित रहने के लिए सबसे जरूरी खाना है, ठीक है, लेकिन हम लोग खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, तो न्यूनतम साधन उनके लिए क्या है, खतरे में है, ठीक। उसी स्थिति को कहते हैं जीविका संकट, ठीक है, समझ में आया बात। उसी स्थिति को क्या कहते हैं, जीविका संकट। हम थ्योरी लिख दे रहे इसका, देखिए आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, जहां पर नहीं समझ में आता वहां पे आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं कि सर ये लाइन नहीं समझ में आया, तो फिर से बता दीजिए। देखिए जीविका संकट क्या है, जीवित रहने के लिए जब न्यूनतम साधन जीवित रहने के लिए जब न्यूनतम साधन खतरे में पड़ते हैं, तो उसे जीविका संकट कहते हैं, ठीक है। अब जब थर्ड स्टेट वालों के साथ ये समस्या उत्पन्न होती है, तो थर्ड स्टेट में से ही कुछ लोग निकल करके आगे आते हैं, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है उभरता हुआ नया मध्यम वर्ग। देखिए एनसीईआरटी में कितना क्लियर है ना, मतलब कि एक टॉपिक खत्म होता है तो उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है आपका, ठीक है। हालांकि हम पढ़ेंगे कल, ठीक, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बाकी एक आप लोग को हम इंफॉर्मेशन दे दे रहे हैं, आप जो लोग 11th की केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उनके लिए प्लेलिस्ट में केमिस्ट्री का लेक्चर अलग अलग प्लेलिस्ट में बनाया गया है, ठीक है। 4 चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक से और 1 चैप्टर आपका ऑर्गेनिक से हुआ है। इसमें आपका 2 चैप्टर बचा है और इसमें भी आपका 2 चैप्टर बचा हुआ है, ठीक। और इस पर क्लास 10th का बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा, उसके लिए आप लोग टेंशन नहीं लेंगे, ठीक। बाकी आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से करें, ठीक। ये आपके लिए एक हेल्पफुल वीडियो बनाई जाती है कि आप लोग इसको देखें और यहाँ से कुछ सीख सकें, ठीक। बाकी अगर कुछ कमी रह जाती है तो आप लोग हमें सजेशन जरूर दिया करिए। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।